हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के बारे में। कोटक बैंक एक्चुअल में आज काफ़ी डाउन गया। 4.18% का डाउन साइड था आज। और येस्टरडे जितना भी इसने अप मूव दिखाया था एक हैवी वॉल्यूम के साथ, वो सारा ही यहाँ पर कोलैप्स हो गया। और येस्टरडे का जो लो बना था एक्चुअल में उसके भी नीचे आज क्लोज हुआ। तो जितना भी यहाँ पर बढ़त थी वो सारी की सारी बेकार हो गई। इवन इससे पहले यहाँ पर सेम लेवल पर ये बहुत बार रुक चुका है। और एक ब्रेकआउट यहाँ से साफ साफ नजर आया था एक हैवी वॉल्यूम के साथ में। मींस क्लियर ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। तो कंफर्म नहीं हुआ विवेक भाई, इसका क्या मतलब है? इस चीज को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैसे की जाए। तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ पर वापस से नीचे आया और काफी नीचे आता हुआ नजर आया। इसके पीछे सारे रीजंस क्या रहे? सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि ये इतनी बड़ी वॉल्यूम कहां से आई। एक्चुअल में जो ये वॉल्यूम है ये आज तक की कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्ट्री की लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम है। अगर आप इस चीज को देखो, जो टोटल वॉल्यूम है, दिस इज द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम आज तक कभी नहीं आई। यहाँ पर हमने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा तो ओपन करके देख लिया। सेम बड़ी वॉल्यूम एक बार इस लेवल पर आई थी, मींस सितंबर 16 में। उसके बाद आई थी फरवरी 19 में। इसके बाद आई थी दिसंबर 20 में। और इतनी बड़ी वॉल्यूम सिर्फ अब आई है। अब इसके पीछे का जो मेन रीजन है, मेन रीजन के लिए हम एक बार जब गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे सर्च करके पता चला MSCI मींस मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल रीशफलिंग में सी कोटक बैंक वेटेज डबल। तो यहाँ पर जो MSCI है, एक जो इंडेक्स है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स को मेंटेन करते हैं, और उसी मींस अपनी एक प्रॉपर वेटेज के बेस पर उसकी खरीदारी करते हैं, तो रेप्लिका बनाते हैं। तो यहाँ पर उसकी वेटेज, कोटक महिंद्रा बैंक की वेटेज डबल होते हुए नजर आई। इन्होंने डबल की है, नजर नहीं आई, इन्होंने डबल की है। तो इसके चलते यहाँ पर ऑलमोस्ट जो वेटेज थी 1.38% से बढ़कर 2.68% हो गई है। और इसके चलते यहां ऑलमोस्ट $1 बिलियन, $800 मिलियन का यहां पर इनफ्लो इसमें देखा जा सकता है। तो ये न्यूज थी, और ये न्यूज यस्टरडे मॉर्निंग की थी 8:55 AM की। नाउ जब ये कल की न्यूज थी और कल ही इस तरह की ये हैवी वॉल्यूम भी देखी गई, तो नीचे जब इसमें डिटेल में हमने थोड़ा सा पढ़ा तो पता चलता है कोटक महिंद्रा बैंक इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस ए पोटेंशियल डबलिंग of its weightage from 1.38% to 2.68% of MSCI Global Standard Index, potentially resulting in inflow of 800 million, according to Nuvama Research. Now, main important point: the reshuffling exercise is scheduled for May 31st, means yesterday itself. अब जब ये एक्सरसाइज शेड्यूल्ड है 31st मई के लिए, यानी कि सारी बाइंग येस्टरडे ही होनी है। अब यहाँ पर येस्टरडे बाइंग होनी है, तो यहाँ पर ये जितनी भी बाइंग हुई थी ये सारी इसी लेवल पर हुई थी। अब यहाँ ऑपरेटर मींस द MSCI अगेन, मॉर्गन स्टैनले इटसेल्फ, ये ऑपरेटर्स ही हैं। ऑपरेटर हर एक वो प्लेयर है मार्केट में जिसके पास पैसे की ताकत है, पैसे की भी और नेटवर्क की भी। तो यहां पर जब इसको 1 मिनट चार्ट पर देखा गया तो कुछ अलग ही चीज समझ में आई, और वो चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। तो अगर हम येस्टरडे का एक बार पूरा टाइम पीरियड लेने लगे कि येस्टरडे किस टाइम पर मार्केट स्टार्ट हुई, 31 मई को मार्केट स्टार्ट हुई हमारी दिस लेवल, और ये हमारा प्राइस था 1972 के आसपास। पूरे दिन स्टॉक प्राइस सेम ही लेवल पर घूमता रहा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया अब, और उसके बाद में सडनली यहां पर एकदम से मूवमेंट स्टार्ट हुई 3 o'clock पर, एग्जैक्टली 3 o'clock पर मूवमेंट स्टार्ट हुई। और इतनी हैवी वॉल्यूम में ये पूरी बाइंग, जितना माल था सारा का सारा भर लिया गया, और यहां पर हमारा दिन खत्म हुआ 2010 पर, यानी कि लगातार बाइंग आती रही 325 तक। उसके बाद में थोड़ा सा सेल ऑफ आया, दैट्स इट। और अदरवाइज यहां पर पूरी लगातार बाइंग थी। अब पॉइंट ये आता है कि ये 3 o'clock पर ही बाइंग क्यों स्टार्ट की गई? पूरे दिन यहां पर हम बचपन में खेलते थे, कहते थे 0 बटा सन्नाटा, मीन्स बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और यहां पर 3 o'clock इतनी बड़ी बाइंग, ऐसा क्यों? पूरे दिन बाइंग क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए
कि जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग पर काम करते हैं और जो लोग इंट्राडे काम करते हैं, आप ध्यान से समझना, जो मार्जिन लेकर काम करते हैं, इंट्राडे में भी मार्जिन होता है, जो मार्जिन लेकर काम करते हैं इंट्राडे में, उन सबकी ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ब्लॉक कर देते हैं यहां पर 3 o'clock। यानी कि 3 o'clock के बाद आप अपनी पोजीशंस को सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, आप फ्रेश इंट्राडे की पोजीशंस नहीं बना सकते। यानी कि आप यहां पर आप मतलब हम कोई भी ब्रोकर अलाउ नहीं करते 3 o'clock के बाद में इंट्राडे की पोजीशंस बनाने के लिए मार्जिन पर पैसा लेकर। तो इसीलिए 3 o'clock का यहां पर टाइम चूज किया गया कि जब ये बाइंग करना शुरू करें, आप समझना ध्यान से, जब ये बाइंग करना शुरू करें 3 o'clock, तो यहां पर पब्लिक साथ में उधारी का पैसा लेकर बाइंग करना शुरू ना कर दे। पता चले कि जो माल इन्होंने परचेज करना था, इनको तो उतना माल मिल नहीं रहा है और जो पब्लिक है वो बाइंग पर बाइंग यहां पर किए जा रही है और इनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर बाइंग शुरू की गई जिस टाइम पर रिटेलर्स मार्जिन पर बाइंग नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, 3 o'clock के बाद में जितनी भी उससे पहले पोजीशंस बनी होती हैं वो स्क्वायर ऑफ करने का टाइम होता है, वो सेल करने का टाइम होता है। तो यानी कि जितना भी चीजें सेल होकर आएंगी वो सारी की सारी यहां पर ये बाइंग कर सकते हैं। तो इनके लिए मार्केट ओपन हो गई। 3 o'clock से लेकर 3:30 तक लिक्विडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि इंट्राडे की पोजीशंस जितनी भी बनी होती हैं वो सारी स्क्वायर ऑफ होनी होती हैं। जितने स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो भी सारे स्टॉप लॉस लगेंगे। यानी कि सबसे पहले मार्जिन पर रिटेलर्स को दूर रखा गया कि वो साथ में पार्टिसिपेट ना करें। अगर वो साथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो लिक्विडिटी जो इनको स्टॉक प्राइस स्टॉक्स मार्केट से चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। इसीलिए 3 o'clock का टाइम चूज किया गया। तो ये सब चीजें हम जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा बातें समझ में आएंगी। अब पॉइंट ये आता है कि उसके बाद यहां पर बेचा किसने, कि लास्ट 3-4 मिनट्स में यहां पर सेल ऑफ भी नजर आया। तो देखो जिस तरीके से लगातार बाइंग हुई है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये बात समझ नहीं आई कि ये बाइंग किस तरह से हुई और क्यों हुई। सबको सब कुछ समझ में आया और स्टॉक प्राइस 4% बढ़ भी गया। आप ध्यान से समझो, स्टॉक प्राइस जस्ट यहां पर 25 मिनट्स में 4% इंक्रीज भी हो गया। और जब 4% यहां पर इंक्रीज हुआ और सबको पता है कि कल ये बाइंग खत्म हो जाएगी और फ्रेश पोजीशंस जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो बनाना चाहेंगे क्योंकि अब यहां पर मॉर्गन स्टैनले ने 3.19% के 1.39% के आसपास का माल परचेज किया है। और परचेज करने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि यहां पर $800 मिलियन लगाए उसके बाद में इसको बढ़ना नहीं चाहते। इसको क्यों इंक्लूड किया गया, इस प्राइस पर क्यों इंक्लूड किया गया, ये सारी बातें मैं अभी बताऊंगा कि व्हाई दिस स्टॉक हैज बीन कैप्चर्ड, मींस अपने में क्यों इंक्लूड किया गया और वेटेज क्यों बढ़ाई गई। तो इसके बाद ये इसको आगे देखेंगे नहीं। ऑफ कोर्स ये $800 मिलियन लगा रहे हैं तो अपने पैसे को डबल तो करना चाहेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में, जो ये करते हैं हमेशा इसी तरीके से। अब यहां से रैली आएगी ही आएगी, ये चीज और कंफर्म हो जाती है। ऐसे में जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइस को गिराते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, उनको लगता है सब कुछ बेकार था, वे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में, क्योंकि जो ये खबर थी कि कल इतनी बड़ी बाइंग हुई, काफी लोगों ने समझा होगा, काफी रिटेलर्स तक ये खबर पहुंची होगी, उन्होंने आज खरीदने के लिए अपने एफर्ट्स डाले होंगे, आज इंट्राडे में परचेज करने के लिए डाला होगा कि आज फिर से ऊपर जाएगा। उन सबको फंसा दिया गया, सबके स्टॉप लॉस यहां पर 4% डाउन करके हिट करा दिए गए और अब वापस से यहीं से उठाकर लेकर चलना शुरू कर देंगे। और इस बार ये ऑपरेटर मॉर्गन स्टैनले नहीं, ये बाकी जो अपने लोकल ऑपरेटर्स हैं ये वो लेकर चलेंगे, बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लेकर चलेंगे। माल चाहिए यहां पर ऑपरेटर को और ऐसे में माल स्टॉप लॉस से ही मिल पाता है। पहले तेजी आई पूरे अच्छे से उस टाइम पर जब कोई एंटर नहीं कर सकता था मार्जिन ट्रेडिंग के साथ में, और उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट डे जब पब्लिक ने एंटर किया तो नीचे गिरा दिया गया, उनके हौसले यहां पर पस्त कर दिए गए और वापस से उठाकर लेकर चल देंगे। वापस से उठाकर लेकर क्यों चलेंगे, क्योंकि यहां जो सबसे पहली बात जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पैटर्न को तो यहां पर ये एक रेसिस्टेंस है जो लगातार इसी तरीके से यहां पर फेस करता है और ये लेवल है अपना 1978 का, ऑलमोस्ट 2000 का। अब यहां पर जो ये पैटर्न है आप देखोगे तो ये प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न है, ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न। और यहां से ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस से नीचे आया, इंटेंशनली नीचे लेकर आया गया है क्योंकि पब्लिक यहां पर एंट्री करने की कोशिश कर रही होगी आज कल की मूवमेंट को देखकर और ब्रेकआउट को देखकर। अब यहां सपोर्ट कहां आएगी,
मेरे हिसाब से जो यहाँ पर ये 1897 का लेवल है, 1897 का लेवल टूटते हुए मेरे हिसाब से नजर नहीं आता। मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, यहीं पर आएगा और यहीं से वापस लेकर चला जाएगा, और इस बार ये रुकेगा नहीं। कहां तक नहीं रुकेगा, ये सीधा सीधा जो टारगेट निकल कर आता है कप विद हैंडल पैटर्न का, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन पैटर्न है। और अगर हम इसको एक बार चेक करने लगे कि ये कितना है, एक बार इसको, यस, तो इसको पिक करके ऊपर लगाते हैं हम, और पिक करके जब ऊपर रखते हैं तो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 2300 प्लस 2312, और करंट प्राइस से अगर देखने लगे तो ये परसेंटेज गेन मेरे हिसाब से 20% के आसपास हमारा होना चाहिए। सो दिस इज 22%, और ये बड़ा बहुत ही साफ सुथरा सा टारगेट है। अब बात ये आती है कि मॉर्गन स्टैनले ने इसको क्यों यहां पर कवर किया होगा, क्यों यहां पर वेटेज बढ़ाई होगी। आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग फॉर लास्ट 2 years एट द सेम प्राइस, नॉट ओनली 2 years बट 2.5 years। नवंबर 20 में सेम प्राइस पर था, 1931 पर, जिस प्राइस पर ये आज है नवंबर 31, सॉरी नवंबर 20, 2020, और नवंबर 2020 में, यानी कि मार्च 20 के जो रिजल्ट्स थे, तब ये नेट प्रॉफिट कितना था, 8593। अभी नेट प्रॉफिट कितना है, 14925, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, आई वुड से। जो काम करने का तरीका है यहां पर, उदय कोटक जी, उनके खुद के पास यहां पर 25% के आसपास हिस्सेदारी है। मींस वर्ल्ड में कोई ऐसा बैंक होगा जिस बैंक में किसी इंडिविजुअल की इतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी और एकदम रिफाइंड तरीके से काम कोई बैंक कर रहा होगा। मेरे हिसाब से जल्दी से कोई दूसरा बैंक ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। इंडिया में तो कोई नहीं है, इंडिया में तो अकेला बैंक है जहां पर इतने बड़े बैंक में 25% हिस्सेदारी किसी इंडिविजुअल के पास है, और वही चेयरमैन भी रहे हैं आज तक, वही सीईओ भी रहे हैं आज तक, यानी कि सारी फाइलें खुद से ही गो थ्रू करके निकाली होंगी। तो जहां खुद का इतना बड़ा स्टेक लगाओ वहां फ्रॉड नहीं होते, ये बात बिल्कुल सिंपल सी बात है, आम बात है। अब ये बात हमने समझ ली, उसके साथ में हम अगर एक बात और समझें, यहां पर पी रेशो के हिसाब से भी एक चीज देखते हैं, और 10 इयर्स का हम एक बार डेटा देखते हैं। तो 10 इयर्स का अगर डेटा देखें तो मीडियन पीई 35.9 का चलता है इसका। यहां पर ये 39, जो ये लेवल है अपना मिड में, और नीचे लिखा हुआ भी है मीडियन पीई 35.9, एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 25.8। इस लेवल पर जो हमारा लो बना था कोविड का, उस टाइम पर सेम पी रेशो था। तो समटाइम्स हम क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टॉक प्राइस तो विवेक भाई कोविड के लेवल से बहुत ऊपर है, कोविड के लेवल से ऊपर नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पर जितनी अर्निंग थी उस अर्निंग के हिसाब से, आज के अर्निंग के हिसाब से अगर लेवल्स निकाले जाएं तो इस सेम लेवल पर है, और वो सेम लेवल हमें पी रेशो के हिसाब से निकल कर आता है। उस टाइम जो लो बना था दैट वाज 24.4 पीई, एंड राइट नाउ दिस इज 25.8 पीई, ऑलमोस्ट सेम ही था, 23.6 पीई पहुंचा था बल्कि मार्च में। तो जो कोविड के टाइम पर प्राइस था वो कितना पहुंचा था, दैट लेवल वाज 1000, राइट नाउ इट इज 1930, लेकिन पी के हिसाब से सेम है, उतनी अर्निंग बढ़ गई है हमारी इस बैंक की। तो ये सारे रीजंस हैं। इस तरीके से हमें रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब तक हमें ये रीजंस फाइंड आउट नहीं होंगे ना, हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं आएगी, और जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी हम स्ट्रांगली ना बाय कर पाएंगे, ना सेल कर पाएंगे, ना उसको होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि अगर टारगेट तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना है तो रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों गिरा, क्यों बढ़ा और क्यों बढ़ेगा। दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल्स कैसे, वो सारी चीजें हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। ऑपरेटर के गेम को समझना पड़ेगा, बारीकी में जाना पड़ेगा। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि लास्ट 30 मिनट्स में ही सारी की सारी बाइंग की गई। कोटक महिंद्रा बैंक में आज तक की सबसे बड़ी बाइंग है ये, एक ही टाइम पर, एक ही लेवल पर, यहां इतनी बड़ी बाइंग आज तक पहले नहीं हुई। अब जिन्होंने $1 बिलियन डाला है, 800 मिलियन इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन, क्या वो यहां से अब इस अपने पैसे को बढ़ाएंगे नहीं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इससे पहले भी तो होल्डिंग थी 1.39% की एमएससीआई की, तो और लास्ट 2.5 ईयर से कुछ नहीं मिला। तो समझो नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में कितना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कितना चार्ट लेकर ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, जिससे आज की इन्वेस्टमेंट पे और जो पुरानी 2.5 ईयर से कुछ नहीं मिला वहां पर इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिटर्न निकाल के मॉर्गन स्टैनले भी अपने क्लाइंट्स को दिखा सके कि हाँ जी हम काम करते हैं, हमें काम करना आता है, लास्ट 2.5 ईयर से कुछ नहीं बना, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और अभी कुछ करके दिखाएंगे। सो पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है, और यही काम करने का तरीका भी है कि जिस स्टॉक की अर्निंग्स डबल हो गई हो, 2.5 ईयर से कुछ नहीं बना हो, अभी वहां पर
अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल अप किया जाए, टॉप अप किया जाए। यही तरीका है यहां पर सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने का। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।